नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों महाजनपद काल दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम लोग प्राचीन इतिहास को लेकर चल रहे थे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महाजनपद काल दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, अवंतिका था, याद रखिएगा। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था क्या था, अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों, महापद्म नंद, याद रखिएगा कि महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ईरानियों के द्वारा दोस्तों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो अजात शत्रु को दोस्तों, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को, तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो उदयन ने दोस्तों, उदयन ने क्या किए थे, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक सागर की स्थापना किए थे, नगर की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है कि सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था दोस्तों, तो झेलम नदी था दोस्तों। कौन सा नदी, झेलम नदी। यानी कि सिकंदर महान एवं पोरस या फिर पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था दोस्तों, झेलम नदी के, ठीक है, सामने। अगला है, किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जा गया है दोस्तों, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ठीक है। उत्तरी काले जो पालिशकृत बर्तन है वो क्या है, यानी कि भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों, गिरिव्रज या फिर उसी को क्या बोलते हैं, राजगिरी। तो राजगिरी जो था दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया दोस्तों, तो उदयन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा किस शासक द्वारा, तो उदयन द्वारा, ठीक है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों अंगुतर निकाय में, ठीक है, याद रखिएगा। 16 महाजनपद का जो उल्लेख किया गया है मेन रूप से, ये किस में किया गया है, अंगुतर निकाय में किया गया है दोस्तों। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था दोस्तों, घनानंद, याद रखिएगा कि मगध का कौन सा राजा, तो घनानंद जो था वो सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। किस सदी में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था दोस्तों, तो नंद वंश का शासक था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महापद्म नंद जो थे, ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो शासन था वो नंद वंश का था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, देखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था दोस्तों, मगध था, ठीक है। यानी 6ठी सदी में प्रारंभ में जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों, घनानंद, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ दोस्तों, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई, कहाँ खोदी गई थी, कलिंग में, ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था दोस्तों, तो डेरियस। डेरियस क्या किए थे, यानी पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजात शत्रु दोस्तों, ठीक है। यानी मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए यानी कि राज्य के लिए, ठीक है,
अपने पिता की हत्या कर दिया था, और इसी कारणवश वो खुद यानी अजातशत्रु खुद दोस्तों ये अपने बेटे से पुत्र यानी बेटे के द्वारा यानी कि पुत्र के द्वारा मारा गया था, खुद अजातशत्रु। ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया दोस्तों? ठीक है, शिशुनाग ने। याद रखिएगा किस शासक ने, तो शिशुनाग ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है दोस्तों? अंगुतर निकाय। ठीक है, याद रखिएगा अंगुतर निकाय जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है खास करके। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली है किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। समझिए, देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है दोस्तों? तो ये अर्ध चंद्राकार का है दोस्तों। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धनी व्यक्ति होता है। क्या होता है? धनी व्यक्ति। हम लोग दोस्तों जैन संगीतियाँ देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो प्रथम जैन संगीति हुआ था दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था? ये 512 ईस्वी में हुआ था। ये बल्लभी में हुआ था दोस्तों स्थल, और देवधी क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर दोस्तों संगीति है, समय है दोस्तों, शासक, स्थान और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु दोस्तों इसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कहाँ हुआ था दोस्तों, राजगिरी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था दोस्तों, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र थे। कौन थे? मोगली पुत्र, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों ये जो हुआ था प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। इसके जो शासक थे किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मेन रूप से महाजनपद देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसकी राजधानी देखेंगे। देखिए टोटल 16 महाजनपद है दोस्तों। कितने हैं टोटल? 16 महाजनपद। मगध की राजधानी क्या है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा मगध की जो राजधानी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है? देखिए मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी या फिर राजगीर। ठीक है, अंग की राजधानी दोस्तों चंपा है। आधुनिक अभी भागलपुर जो चंपा है दोस्तों क्या है? ये वर्तमान में अभी भागलपुर के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भागलपुर है। काशी की राजधानी क्या है दोस्तों? वाराणसी या बनारस। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इधर क्या है दोस्तों? ये सब मगध, अंग, काशी, वज्जी, कौशल, कुरु, सब क्या है दोस्तों? महाजनपद है। इधर दोस्तों राजधानी है उसका। ठीक है, देखिए वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह या फिर इसको मिथिला भी बोलते थे। ठीक है, कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती है, और कुरु की राजधानी क्या है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए चेदी की राजधानी क्या है दोस्तों? चेदी की राजधानी है दोस्तों शक्तिमती। एग्जाम में सवाल पूछेगा दोस्तों। ठीक है, इसका मेन रूप से पूछेगा कि अंगुतर महाजनपद कहाँ से लिया गया दोस्तों? अंगुतर निकाय से लिया गया। महाजनपद कितने होते हैं? 16 होते हैं, और उसका दोस्तों राजधानी भी पूछता है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि मल की राजधानी क्या है? तो कुशीनगर एवं पावा। ठीक है, ये मल की राजधानी है। अस्मक की राजधानी क्या है दोस्तों? पौधन या फिर पोतन। ठीक है, वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी या फिर कोसम। ठीक है, पंचाल को अहिस्त्र एवं कौम्पिल्य। ठीक है, ये क्या है? पंचाल की राजधानी है। मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर। ठीक है, जयपुर। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैनी एवं महिष्मती। ठीक है, गंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला एवं पुष्कलावती। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है? सूरसेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मथुरा, और कंबोज की राजधानी दोस्तों राजपुर। ये टोटल 16 महाजनपद है दोस्तों। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। ठीक है, आइए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मौर्य काल दोस्तों। अब हम लोग इसमें वीडियो में मौर्य काल को डिस्कस करने वाले दोस्तों। ठीक है, टोटल दोस्तों हमारा महाजनपद समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे मौर्य काल। मौर्य काल जो दोस्तों शासनकाल माना जाता है ये 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, मौर्य काल का मेन रूप से शासनकाल। ठीक है,
बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों। पन था। क्या नाम था। पन। ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों। कुणाल था, याद रखिएगा। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे कौन थे। कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था दोस्तों। विशाख दत्त, याद रखिएगा। विशाख दत्त जो था वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था दोस्तों। मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का ही नाम क्या था दोस्तों, देवान प्रियदर्शी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था दोस्तों, तो ये विशाख दत्त था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुणाल था दोस्तों। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए, कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था दोस्तों, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कलिंग विजय के उपरांत, कलिंग दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 361 ईसा पूर्व में हुआ था। और जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके विजय के उपरांत अशोक महान ने क्या किए थे, किस धर्म को अपना लिया था दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, चाणक्य ने मदद की थी। ठीक है। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है दोस्तों, तो बौद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। सांची जो है किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है, बौद्ध मेन रूप से कला का निरूपण करता है सांची। सांची का दोस्तों मेन रूप से पूछेगा, सांची का स्तूप कहाँ है, वह दोस्तों मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया दोस्तों, कारोवाकी दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों आपके सामने कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया दोस्तों, तो मागधी प्राकृत का प्रयोग किया था अशोक ने। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों, तक्षशिला भेजा था। याद रखिएगा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था, अशोक को कहाँ भेजा गया था, तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया दोस्तों, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों। कितने श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में दोस्तों। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या रहेगा दोस्तों, इंडिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, यानी कि मेन रूप से अर्थशास्त्र दोस्तों किसकी पुस्तक है, कौटिल्य का। तो अर्थशास्त्र में किस पे प्रकाश डाला गया था, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, समझिएगा। देखिए, यहाँ दोस्तों पूछेगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों, तो अशोक ने बनवाया था। दोस्तों पूछा गया सवाल है, प्री में एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया, 2012, 2006, 1995 में पूछा गया है। ठीक है। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था दोस्तों, लकड़ी का बना था। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का मेन रूप से बना हुआ था। बराबर, यानी कि जो गया जिला में पड़ता है दोस्तों, बराबर। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया दोस्तों, तो आजीविकों ने किया था। ठीक है, आजीविकों ने क्या किया था, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, किस अभिलेख से, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है, यह साबित होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया दोस्तों, तो भाबरू स्तंभ में दोस्तों, ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था दोस्तों किसका, चंद्रगुप्त का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने कि नंद वंश के बाद, ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों, मौर्य वंश ने। किसने किया, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों, तक्षशिला। ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इंडिका। अभी हम पढ़े थे दोस्तों, बताए थे आपको कि सवाल पूछेगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। ठीक है,
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों विशाखदत्त। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों क्या, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो विशाखदत्त की पुस्तक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दोस्तों इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन था दोस्तों, प्राकृत भाषा है। ठीक है, जैसे कि महावीर स्वामी ने भी दोस्तों प्राकृत भाषा का उपयोग किए थे दोस्तों। गौतम बुद्ध दोस्तों पाली भाषा का उपयोग किए थे। उसी तरह से अशोक के जो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है दोस्तों, प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसके द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, यानी भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त कहा जाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन कौन सा था दोस्तों, तो मित्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था दोस्तों, तो बिंदुसार के शासनकाल में डेमिकस जो है वो भारत आया था। ठीक है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए दोस्तों, तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए, पाटलिपुत्र के। यानी किस प्राचीन नगर के, तो पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर के अवशेष जो है वो कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था दोस्तों पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था वो किसका था, पाटलिपुत्र का था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की दोस्तों, अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है दोस्तों देवनाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, जब इनको एक उपाधि दिया गया था दोस्तों देवनाम प्रिय की उपाधि जो है, ये अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका जो प्रमाण क्या है दोस्तों, देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों ये पूछा गया सवाल है यूपी पीसीएस में दोस्तों 2016 में दोस्तों, 2006 में। ठीक है, आईएएस में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे देखिए इसको क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको बात करते हैं, देखिए सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है दोस्तों। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी कि ब्राही लिपि का उद्वाचन किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया दोस्तों, तो भाबरू स्तंभ में बताया है। ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ में दोस्तों, तो भाबरू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों कौन था, वेदरथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है दोस्तों, कालसी में। ठीक है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों, तो सांची का स्तूप दोस्तों बताया था कि अभी अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक। सांची का स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन में स्थित है सांची का स्तूप। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों, तो शिलालेख दोस्तों 13 में है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कलिंग युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और कलिंग युद्ध की विजय जब हुआ था तथा क्षत्रियों का जो वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है, तो शिलालेख 13 में मिलता है दोस्तों। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध जो यूनानी राजदूत था वो मेगास्थनीज, वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, सेल्यूकस को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, 305 ईसा पूर्व में। देखिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की है। यानी भारतीय जो है
ये लिखने की कला नहीं जानती है। किसका कथन है दोस्तों? मेगास्थनीज। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था दोस्तों? गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का था। ठीक है, मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा होता है। मिस्र एक देश है जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों? अर्थशास्त्र में। ठीक है, किस ग्रंथ में? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है दोस्तों? तो 15 दोस्तों। कितने? 15 अधिकरणों में विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने, सॉरी दोस्तों हम लोग 361 देख रहे थे, यहाँ पर दोस्तों कलिंग युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व में यह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, थोड़ा सा आपको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया दोस्तों? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा दोस्तों खून खराबा हो गया दोस्तों युद्ध से, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया दोस्तों। कौन? अशोक। ठीक है, कलिंग युद्ध जीतने के बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों? तो शुंग वंश की स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने किया था। देखिए यहाँ से क्या था, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को दोस्तों हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था शुंग वंश का। कन्नव या कानव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वसुदेव था। वसुदेव जो था दोस्तों एक कन्नव वंश का संस्थापक था। सातवाहन दोस्तों या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सिमुक। ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग का था। याद रखिएगा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है ये किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, जो शुंग वंश के संस्थापक थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की दोस्तों? तो कडफिसस द्वितीय ने। कडफिसस द्वितीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। ठीक है, सोने का सिक्का जारी किया था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया दोस्तों? शकों ने प्रयोग किया था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो वस्तुकला में हुआ था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास है वो वस्तुकला में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। ठीक है, भारत में प्रथम बार सैनिक जो है शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया दोस्तों? तो ग्रीकों को द्वारा लाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया था। कौन था दोस्तों? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो तमिलों एवं चेरों का प्रारंभ हुआ। यानी सर्वप्रथम रोम के साथ, यानी रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों का एवं चेरों का व्यापार रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ हुआ। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्यों के अधीन काम किया था दोस्तों सबसे प्रथम। ठीक है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था दोस्तों, मौर्यों के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क दोस्तों। ठीक है, देखिए कुषाण वंश के संस्थापक थे दोस्तों कुजल कडफिसस। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि कनिष्क था जो दोस्तों ये कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है दोस्तों? ये भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने। ठीक है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने? तो कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या फिर सीजर की उपाधि ग्रहण की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए दोस्तों? तो कुषाण वंश के शासकों ने क्या चलाए थे? प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था दोस्तों सातवाहन। ठीक है, याद रखिएगा। यानी मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो दोस्तों सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई दोस्तों? तो कुषाण काल में बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है।
बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया दोस्तों? कन्नव वंश। ठीक है, किसने किया? कन्नव वंश ने शुंग वंश के बाद, ठीक है, भारत पर राज किया दोस्तों, कन्नव वंश। ठीक है, शुंग वंश के स्थापक कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। ठीक है, कनिष्क को। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। देखिए बात करेंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था दोस्तों, कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी दोस्तों प्राकृत था। क्या था दोस्तों? प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं दोस्तों गंधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार। कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर। याद रखिएगा, पुरुषपुर जो था ये कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है दोस्तों? ये है दोस्तों पेशावर का। ठीक है, पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है दोस्तों? तो पेशावर का दूसरा नाम है दोस्तों पुरुषपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है चरक। चरक जो है किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। ठीक है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था दोस्तों गंधार कला। याद रखिएगा, तक्षशिला की जो प्रसिद्ध स्थल होने का कला था, कारण था गंधार कला का कारण था तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई दोस्तों? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है दोस्तों? तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, याद रखिएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की दोस्तों? सातवाहन ने। ठीक है, किस वंश के शासकों ने? तो सातवाहन वंश के शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या, ठीक है, गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो यूनानियों ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। ठीक है, देखिए भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया दोस्तों? कनिष्क ने आरंभ कराया। ठीक है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग का जो है किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के समय। शक संवत का जो प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? तो कनिष्क के समय में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 78 ईस्वी से हुआ था शक संवत का प्रारंभ। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों भारत में। ठीक है, देखिए वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त किए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। ठीक है, प्राचीन काल में याद रखिएगा, प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है दोस्तों? कनिष्क के। याद रखिएगा, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है दोस्तों बुद्ध। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है दोस्तों? तो कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है दोस्तों? 81 ईस्वी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। अश्वघोष किसका समकालीन था दोस्तों? कनिष्क का समकालीन था। याद रखिएगा, अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई दोस्तों कुषाण काल में आरंभ हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, कुषाण काल में दोस्तों बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो गंधार शैली कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी दोस्तों अमरावती में। ठीक है, सातवाहन की जो राजधानी थी कहाँ अवस्थित थी? वो अमरावती में अवस्थित थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। किस पुराण में? मत्स्य पुराण। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था दोस्तों? तो विधि के क्षेत्र में था दोस्तों। किस क्षेत्र में? विधि के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टोटल दोस्तों हम लोग मौर्य साम्राज्य को डिस्कस कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे संगम काल। ठीक है, आइए देखते हैं संगम काल दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए बात करेंगे संगम काल दोस्तों। संगम युग में उरैयूर
किस लिए विख्यात था दोस्तों? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयूर जो था वो किसके लिए विख्यात था दोस्तों? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। आइए दोस्तों देखिए, अगर बात करेंगे तोल कापियम ग्रंथ संबंधित है दोस्तों व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है दोस्तों? तो तमिल भाषा में है। ठीक है, ये आपको यह ध्यान रखना है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो पांड्य। ठीक है, किस संगम युगीन राज्य के? तो पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो सेन गुट्टवन दोस्तों, सेन गुट्टवन। ठीक है, तमिल भाषा के लिए शिल्पादिकरम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है दोस्तों? तो तलिका कपियम। ठीक है, तोल कपियम दोस्तों, तोल कपियम जो है, ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई खास करके व्याकरण का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों? ये चेर का था। ठीक है, मुजरिस जो था किस राज्य का? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवताओं के सदस्य हैं? स्कंद या फिर कार्तिक के? ठीक है, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे दोस्तों? राजा के लिए। ठीक है, कौन, को, मनन जो है ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है दोस्तों शिल्पादिकारम को। ठीक है, शिल्पादिकारम को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था दोस्तों? तो केरल पे था खास करके। ठीक है, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन गुट्टवन दोस्तों, सेन गुट्टवन जो था ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? तो करिकाल। करिकाल जो था वो चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयालय। विजयालय जो थे दोस्तों चोल वंश के संस्थापक थे। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था दोस्तों उरैयूर। ठीक है, तोल कापियम की रचना किसने की दोस्तों? तो तोल कापियर। तोल कापियर जो ने तोल कापियम का रचना किए थे। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो मनरम कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में। पांड्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो मदुरै थी। आपको ध्यान रखना है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि संगम किससे संबंधित है दोस्तों? तो विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने भेजा। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने? तो पांड्य नरेश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था दोस्तों। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मणिमेखलई को कहा जाता है। मणिमेखलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की दोस्तों? तो करिकाल ने किया था। ठीक है, करिकाल ने पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किया था। ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य दोस्तों? स्कंद या फिर कार्तिक के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं संगमों का आयोजन दोस्तों। देखिए संगमों का जो आयोजन किया, संगम दोस्तों प्रथम संगत, द्वितीय संगत, तृतीय संगत दोस्तों। इधर स्थान है दोस्तों, इधर अध्यक्ष है। प्रथम संगत का जो स्थान था दोस्तों कहाँ किया गया था? मदुरै में किया गया था। इसका जो अध्यक्षता है अगतियार यानी अगस्त ऋषि किए थे। द्वितीय संगम का दोस्तों कहाँ हुआ था? ये कपाट टू पुरम में हुआ था, अलवे में, यानी इसके जो अध्यक्षता किए थे अगतियार किए थे, अगस्त ऋषि किए थे। तृतीय संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्षता नकीरर किए थे। ठीक है, अब लोग देखिए दोस्तों अगला गुप्त काल देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।